तुम्हें यहाँ सबसे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन जोरो एकदम से रुक गया। उसने प्रोफेसर चौधरी की तरफ देखा। प्रोफेसर चौधरी भी उसके साथ रुके। फिर वो चलने लगे और जोरो भी उनके साथ चलने लगा। अगर अपनी पहचान छुपानी है तो जितने कम लोग तुम्हें जानेंगे उतना तुम्हारे और उनके लिए अच्छा रहेगा। ये सुन जोरो ने हाँ में सर हिलाया। निंजास का अगला कमांडर रियो लिंग बना है। मास्टर लैंग का बड़ा बेटा? हाँ वही। तुमसे बदला लेने के लिए उसने सामुराई और निंजा को एक कर दिया है। मुझे मारने के लिए 2 दुश्मन एक हो गए। शायद ये काम माया ने किया होगा। ये सुन प्रोफेसर चौधरी रुक गए। उन्होंने हैरानी भरी नजरों से जोरो को देखा। जोरो मुस्कुरा रहा था। तुम्हें ये कैसे पता? हाँ, क्योंकि समुराई कमांडर लीडर दाइसुके नाकामुरा ने मुझे एक बार हराया था और ये केवल माया को पता है। तो ये बात है। अब तुम ये सब छोड़ो और बस अपनी पढ़ाई पर और मिशन पर ध्यान दो। तुमने इन सबको पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। अंकल, मैंने कुछ मंगवाया था, क्या वो आ गया है? हाँ, वो चीज तुम्हारे घर भिजवा दी गई है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि उस चीज की तुम्हें जरूरत ना पड़े। जोरो ने हाँ में सर हिलाया और दोनों डीन ऑफिस की तरफ चल दिए। जापान का एक गांव ह्योगा, जहां गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। इस गांव में बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था या दूर दूर से बच्चों और गुलामों को कम दामों में खरीद कर लाया जाता था और ऊंचे दामों में सामानों को बेचा जाता था। इसे लोग गुलामों का मेला कहते थे। केवल बच्चे ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी खरीदा और बेचा जाता था। मास्टर लैंग और उनकी 7 साल की बच्ची माया भी इसी गांव में आए हुए थे ताकि बच्चों को खरीदकर उन्हें अपने निंजा समुदाय में भर्ती कर सके। माया पहली बार इस गांव के मेले में अपने पिता के साथ आई थी। वो सब कुछ देख रही थी। कुछ गुलामों को पीटा जा रहा था तो कुछ को बड़े बड़े सामंत देख रहे थे। गुलामों के शरीर पर न के बराबर कपड़े थे और जो कपड़े थे वे फटे हुए या खून से सने हुए थे। सभी गुलामों को अलग अलग पिंजरों में रखा गया था। वे सभी रो रहे थे, चीख रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे या खाना मांग रहे थे। माया सभी पिंजरों को देख रही थी, मानो जैसे चिड़िया घर में आई हो। मास्टर लैंग भी वही कर रहे थे। तभी उन पिंजरों की मालिक की नजर मास्टर लैंग पर पड़ी। वो मास्टर लैंग को अच्छी तरह से जानता था। मास्टर लैंग उसके पुराने क्लाइंट थे। वो दौड़कर मास्टर लैंग के पास आया। मालिक को देख मास्टर लैंग मुस्कुराए। कैसे हो जो? तुम्हारा परिवार कैसा है? बस आपकी मेहरबानी है मालिक। आप यहाँ कैसे? बस कुछ हथियार खरीदने आया था। मास्टर लैंग गुलामों को हथियार कहते थे। वे गुलाम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे और ये बात होजो अच्छे से जानता था। होजो केवल मुस्कुरा दिया। वो उन्हें सभी गुलामों को दिखाने लगा। माया भी उन गुलामों को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ी जिसमें एक बच्चा बिना आवाज किए चुपचाप बैठा था। माया ने देखा कि उसकी उम्र का एक लड़का उस पिंजरे में है। उसके लंबे लंबे बाल और मैले कपड़े थे। दूसरे गुलामों की तरह वो डरा हुआ या चिल्ला नहीं रहा था। वो एकदम शांत बैठा हुआ था। उस लड़के ने माया की तरफ देखा। मास्टर लैंग ने उस लड़के को देखा और बस उसे देखते रहे। मालिक, डोरे ताताके का आयोजन किया है, उसके लिए देर हो रही है, चलिए। मास्टर लैंग ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो आगे बढ़ गए। डोरे ताताके असल में गुलामों की फाइट थी। ये फाइट गुलामों की ताकत और उनकी पोटेंशियल को परखने के लिए रखी जाती थी। इस फाइट के कोई नियम नहीं थे। नियम था तो बस जंगल का। अपनी भूख मिटाने के लिए लड़ना पड़ता था। 2 गुलामों को तब तक लड़ाया जाता था जब तक किसी एक की मौत न हो जाए। लड़ाई लड़ने से पहले गुलामों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और लड़ने से ठीक पहले उन्हें मेरोपन दिखाया जाता था जो एक मीठा ब्रेड था। इससे उनकी भूख और तीव्र हो जाती और बस एक ब्रेड के टुकड़े के लिए वे खून बहाते। इसी भूख की लड़ाई को देखने दूर दूर से लोग आते थे। गुलामों की लड़ाई को शुरू करो। तभी मैदान के अलग अलग छोर पर 2 पिंजरों को लाया गया। माया ने देखा कि एक पिंजरे में वही लंबे बालों वाला लड़का है
जो काफी कमजोर लग रहा था, वो अपने पिंजरे से बाहर आया। उसने वहां आसपास खड़े सभी लोगों को देखा और फिर मैदान में नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि मैदान में अलग अलग जगह पर हथियार रखे हुए थे। तभी दूसरे पिंजरे से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला, जो दिखने में किसी जल्लाद से कम नहीं था। मास्टर लैंग ने दोनों फाइटरों को देखा तो उन्हें नाइंसाफी लगी। उन्होंने होजो की तरफ देखा। होजो ने अपने दांत दिखाए। उन्होंने फिर से लड़ाई के मैदान में देखा। जल्लाद आदमी ने अपने प्रतिद्वंदी को देखा तो हंसने लगा। वो छोटा सा लड़का हद से ज्यादा दुबला था। वो उस लड़के के पास आया। लड़का कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो बस जमीन को देख रहा था। तभी उस जल्लाद आदमी ने जोर से एक मुक्का मारा, लेकिन वो लड़का अपनी जगह से बेहद तेजी से हट गया। जल्लाद का मुक्का चूक गया। ये देख वहां देखने आए हुए लोग उस पर हंसने लगे। जल्लाद ये देख तिलमिला उठा। उसने फिर से उस लड़के पर वार किया और वो लड़का तुरंत ही अपनी जगह बदलकर फिर से बच निकला। जल्लाद और तिलमिला उठा और एक के बाद एक वार करने लगा। वो लड़का हर एक वार से बच रहा था। ये देख मास्टर लैंग मुस्कुरा उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चा इतना फुर्तीला होगा। तभी जल्लाद ने दायां मुक्का उठाया मारने के लिए। वो लड़का हटने ही जा रहा था कि उस आदमी ने बायां मुक्का उसकी पेट पर दे मारा। वो लड़का दूर जाकर गिरा। जल्लाद अपनी सफलता देखकर खुशी के मारे कूदने लगा। उस छोटे लड़के के मुंह से मुक्के की वजह से खून निकल आया। वो उठने जा ही रहा था कि उस दरिंदे ने लड़के के मुंह पर एक जोर की लात मारी, जिससे वो सीधा औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। वो आदमी एक के बाद एक वार किए जा रहा था। वो उस लड़के को लहूलुहान करता जा रहा था। वो लड़का अधमरा हो चुका था। वहां खड़े लोग ये लड़ाई देखकर खुश हो रहे थे। तभी उस लड़के ने अपनी आंखें खोली और उसने दूर पड़े भाले को देखा। उसने भाले को उठाया और खड़ा हो गया। वो उस जल्लाद की तरफ भागा। जल्लाद ने देखा कि सबकी नजरें उसके पीछे थी। उसने मुड़कर देखा तो लड़का ठीक हवा में था और उसके भाले की नोक जल्लाद की आंखों से होते हुए खोपड़ी को चीरते हुए जमीन में धंस गई। उस लड़के ने भाले को जल्लाद के सिर के आर पार कर दिया। लड़का जीत चुका था। सारे दर्शक तालियां बजा रहे थे। मास्टर लैंग भी तालियां बजा रहे थे। उन्होंने होजो की तरफ देखा। ये लड़का मुझे चाहिए। होजो ने शुक्रिया कहा और उस लड़के को अपने पास बुलाया। खून से सना हुआ लड़का उनके पास आकर खड़ा हो गया। मास्टर लैंग ने उस लड़के की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा, ज़ोरो योशिदा। उसने छोटी माया की तरफ देखा। तभी पीछे से माया के नाम की आवाज सुनकर माया अतीत से वापस लौटी। उसने मुड़कर देखा तो उसका बड़ा भाई रयो खड़ा था। तुम किस ख्यालों में खोई हुई हो? ज़ोरो के बारे में कुछ पता चला? हाँ, अभी तक तो नहीं। दाई ने पूरे जापान में गैंग वॉर छेड़ दी है। ज़ोरो को ढूंढने के लिए वो लाशों पर लाशें बिछा रहा है। हाँ, यही दाई की एकमात्र शर्त थी कि उसके काम के तरीके पर कोई सवाल न उठाया जाए और हमें बस ज़ोरो से मतलब है। ज़ोरो की जान लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, चाहे इसके लिए हमें इस शहर को मुर्दों का शहर ही क्यों ना बनाना पड़े। निधि कॉलेज से घर वापस आ गई, जो असल में एक आलीशान विला था। हर एक कोने में बॉडीगार्ड्स तैनात थे। विला के अंदर हर एक सुख सुविधा की चीज मौजूद थी। पर्सनल जिम, स्विमिंग पूल, गेम जोन और कई अन्य एमिनिटीज। निधि ने घर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि हॉल के सोफे पर चाचा विनीत रायजादा, उनके बगल में उनका बड़ा बेटा आकाश और बीच वाले सोफे पर पिता हंसराज रायजादा बैठे हुए थे। उन्हें देखकर निधि समझ गई कि आज सुबह जो उसने डैड की कार के साथ किया, उसी को लेकर अब घमासान होने वाला है। निधि ने उन्हें अनदेखा करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी आकाश उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। आकाश बहुत गुस्से में था। निधि ने अनजान बनते हुए कहा, ये क्या मजाक है?
कहाँ जा रही हो? इतना बड़ा कांड करने के बाद तुम्हें पता है कि 4.5 करोड़ की पेनल्टी लगी है? हाँ तो 4.5 करोड़ की तो है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कार पर 400 करोड़ की पेनल्टी लगी हो। आकाश का पारा और बढ़ गया। 4.5 करोड़ तुम्हें कम लगते हैं? कभी देखे भी हैं इतने पैसे? ये सुनकर निधि के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान आ गई। उसने अपना बायां हाथ उठाकर अपनी वॉच दिखाई, जिसकी कीमत ही 5 करोड़ थी। ये देखकर आकाश को अपनी बेवकूफी पर पछतावा हुआ। निधि ने आकाश को चुप करा दिया था। भैया, ये हमारी 1 मिनट की कमाई है। वैसे भी हमने कब कहा कि ये पैसे मेहनत से कमाए हैं? लोगों को धोखा देकर और उनका खून बहाकर ही तो कमाए हैं। निधि की ये बात सुनकर दोनों भाई अपनी जगह से खड़े हो गए। हंसराज को बहुत गुस्सा आ गया था। अपने भाई को गुस्से में देखकर छोटे भाई विनीत ने मामले को संभालना चाहा। बेटे निधि, हम बस ये कहना चाहते हैं कि इतनी स्पीड से कार मत चलाया करो। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुम्हारे सिवा अब भाई साहब का है कौन? कम ऑन अंकल, ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए। वैसे भी इन्हें मुझसे ज्यादा अपने पैसों से प्यार है। यहाँ ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। हंसराज अपनी बेटी की सारी बात सुन रहे थे। वो अपनी बेटी की नफरत को पिछले 7 सालों से झेल रहे थे, पर हमेशा ऐसा नहीं था। निधि के लिए उसके पापा हीरो हुआ करते थे। वो हमेशा पापा पापा करके अपने पिता के आगे पीछे घुमा करती थी। हंसराज भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पर उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। और उसी हादसे के बाद निधि अपने पिता से नफरत करने लगी और समय के साथ ये नफरत और बढ़ गई। तुम अपने चाचा से इस तरह बात नहीं कर सकती। बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? अपने पापा की बात सुनकर निधि का गुस्सा नफरत में तब्दील हो गया। तो इनसे कहिए मेरा पिता बनने की कोशिश ना करें। निधि! चिल्लाइए मत। आप ये अधिकार कब का खो चुके हैं। अच्छा होता कि मैं भी उस हादसे में माँ और भैया के साथ मर जाती। ये सुनते ही हंसराज ने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया। तभी हंसराज का सेक्रेटरी विनोद उसके पास आया। सर, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हंसराज ने हाँ में सर हिलाया और अपनी कोट को ठीक करते हुए मीटिंग रूम की तरफ चल दिए। विनीत अपनी भतीजी को सांत्वना देना चाहता था, पर अपने भाई का गुस्सा सहना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी अपने भाई के साथ चल दिए। आकाश निधि की तरफ देखकर तिरक की दुनिया में कदम रखा। तब उसने अंडरवर्ल्ड को कॉरपोरेट और सिस्टमैटिक बनाना चाहा। वो इसमें सफल भी हुआ। उसने माफिया को एक गुप्त संस्था में तब्दील कर दिया और ऐसे नियम बनाए जिससे कोई गैंग वॉर ना हो। उसने माफिया और इस संस्था को बहुत ताकतवर बनाया। हंसराज ने सबका अभिवादन किया और अलग अलग बिजनेस पर बात करने लगा, पर असल में सभी कुछ और ही मकसद से वहां इकट्ठा हुए थे। हंसराज के डर से कोई उससे बात नहीं कर रहा था। हंसराज ने उनके चेहरे को पढ़ लिया। मैं जानता हूँ आप सब किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। यही ना कि अगला फिनिक्स कौन होगा? फिनिक्स उसे कहा जाता था जो इन सभी माफिया का बॉस हो, जो अंडरवर्ल्ड और उन सभी डॉन का सुप्रीम हो, जिसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। फिलहाल हंसराज फिनिक्स था, पर अब उसकी उम्र हो गई थी। अब बागडोर किसी और को देने का समय आ गया था। जी भाई, अपन भी यही बात कहना चाहते थे। देखो, अगर आपका कोई छोकरा होता तो हम लोग उसे राजी खुशी फिनिक्स बना देते, पर आपका कोई बच्चा ही नहीं है। तो आप हमको 3 लोगों का नाम बता दो जो फिनिक्स बनने के दावेदार हो। यही नियम था जिसे खुद हंसराज ने बनाया था। अगर फिनिक्स की कोई भी संतान ना हो तो वर्तमान फिनिक्स को किसी भी 3 डॉन को उम्मीदवार के रूप में नाम देने होते हैं। फिर इन तीनों को अगले 90 दिन तक आपस में गैंग वॉर या किसी और तरीके से अन्य 2 लोगों के बीच संधि करके या खून बहाकर अगला फिनिक्स बनना होता था। एक और नियम था जो हंसराज ने बनाया था और वो उसी नियम पर चलना चाहता था, पर अभी समय नहीं आया था। जल्द ही मैं आप सभी को तीनों चैलेंजर्स का नाम बता दूंगा, पर उससे पहले हमें ब्लैक हॉर्स को पूरा करना है।
ब्लैक हॉर्स का नाम सुनते ही वहां बैठे सभी माफियाओं की आंखों में चमक और डर के मिले जुले भाव थे। ब्लैक हॉर्स एक इंटरनेशनल मिशन था जिसे पूरा करने का काम फिनिक्स संस्था को दिया गया था। पर यह मिशन पूरा करना लोहे के चने चबाने जैसा था, क्योंकि जो भी माफिया डॉन इस मिशन की कमान संभालता था उसकी अचानक रहस्यमय रूप से मौत हो जाती थी या उसे मार दिया जाता था। इसलिए यह मिशन आज तक पूरा नहीं हुआ था। हमें लगा कि अली और बाकी माफियाओं के साथ जो हुआ उसके बाद आप यह मिशन बंद कर चुके होंगे। हम इसे बंद नहीं कर सकते योगराज, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण कंसाइनमेंट है। अगर हमने इसे पूरा नहीं किया तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए हम ब्लैक हॉर्स को किसी भी हाल में पूरा करेंगे। हंसराज जी, हमें तो ब्लैक हॉर्स मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि मैं नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। पर लास्ट मिशन के फेल होने के कारण आज मैं आप सबको इस मिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। जोरो कॉलेज से अपने फ्लैट वापस आया। उसने अपने फ्लैट की लाइट ऑन नहीं की और अंधेरा ही रहने दिया। अब उसे अंधेरे की आदत हो चुकी थी। उसने शावर लिया और शावर लेने के बाद तौलिए में ही बाहर आया। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने अपने शरीर पर जो जख्मों के निशान थे उन्हें देखा। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां किसी जख्म का निशान ना हो। ये सारे जख्म उसे बेहद मुश्किल निंजा मिशन पर मिले थे। जोरो को अचानक याद आया कि प्रोफेसर चौधरी ने उसकी कीमती चीज उसके घर में रखवा दी थी। ये याद आते ही जोरो ड्राइंग रूम में आया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़े रेक्टेंगल आकार के बड़े संदूक पर पड़ी। जोरो ने वो संदूक उठाया और डाइनिंग टेबल पर रखा। जोरो ने उस संदूक को खोलने से पहले अपनी उंगलियों से कोई मुद्रा बनाई, जैसे कि जापानी निंजा पावर के लिए हैंड साइन बनाते हैं। फिर उसने संदूक खोला। उस संदूक में सारे निंजा वेपन यानी हथियार थे, जिसमें कटाना, नानचाकू, कुन्नाई, शूरिकेन, तेकोगाकी, जो एक चेन से बंधी कुल्हाड़ी होती थी, आदि वगैरह हथियार थे। और उसी के साथ निंजा के कपड़े भी थे। जोरो अपने कपड़ों को देख पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। हाँ, उसने ये जुर्म की दुनिया छोड़ दी थी, पर यह भी सच था कि जुर्म की दुनिया ने ही उसे जिंदगी दी थी, पहचान दी थी। इसलिए इन सब से पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं था। जोरो इन सारी चीजों को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक कुन्नाई पर गई। उसे देखकर जोरो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कुन्नाई उसके सबसे प्यारे दोस्त अकीरा ने दी थी। अकीरा को याद कर उसने एक आह भरी। फिर उसकी नजर एक तस्वीर पर गई। जोरो ने उस तस्वीर को उठाया और उसे देखने लगा। उस तस्वीर में एक जापानी आदमी एक लेडी के साथ खड़ा था, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो लेडी दिखने में भारतीय थी, शायद वो जापानी इंडो कपल थे। उस तस्वीर में उस कपल के पीछे ताजमहल दिखाई दे रहा था। शायद उन्होंने बाकी कपल्स की तरह इस कपल ने भी ताजमहल के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी। जोरो ये तस्वीर 1000 बार देख चुका था। तभी जोरो का फोन बजने लगा। जोरो ने अपने ड्रॉर पर रखे मोबाइल के स्क्रीन को देखा। एक अननोन कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया। 1 घंटे के बाद जोरो जीरो ग्रेविटी नाइट क्लब के सामने खड़ा था। जीरो ग्रेविटी नाइट क्लब दिल्ली के जाने माने नाइट क्लबों में से एक था। तभी जोरो की नजर अंजलि पर पड़ी। अंजलि ने सॉलिड पर्पल रंग का स्लीवलेस पार्टी मिनी ड्रेस पहन रखी थी। अंजलि ने ही जोरो को फोन करके इस नाइट क्लब पार्टी में इनवाइट किया था। जोरो ने पहले तो बहुत मना किया, पर अंत में वो मान ही गया। अब वो अंजलि के सामने खड़ा था। अंजलि दूर से उसे हाथ हिलाकर हाय कह रही थी। जोरो ने भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ हिलाया। तभी उसकी नजर निधि पर पड़ी। असल में निधि और उसके सभी फ्रेंड्स ने नाइट क्लब का प्लान बनाया था। अंजलि ने भी इसका फायदा उठाते हुए जोरो को इनवाइट कर लिया था। अंजलि को हाथ हिलाते हुए देख निधि ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में अंजलि हाथ हिला रही थी।
निधि ने जोरो को अपनी तरफ आते हुए देखा। तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे यार, ये कितना क्यूट है। वैसे भी बाकी सभी अपने पार्टनर्स के साथ आए हैं, तो मैं कैसे पीछे रहती? पर ये तो कोरियन भी नहीं है। तुझे तो कोरियन पसंद है ना? निधि ने चिढ़ते हुए कहा। निधि को जोरो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे सुबह की मुलाकात का झगड़ा याद आ गया। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी किसे पता चलेगा कि ये कोरियन नहीं जापानीज है? तब तक जोरो उनके पास आ गया। जोरो ने निधि को देखकर स्माइल दी। उसने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। निधि ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। तुम हमेशा ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हो? सुबह भी तुमने ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स पहनी थी। निधि की बात सुनकर जोरो ने केवल नकली स्माइल बनाई। अंतर्मन में जोरो यह जानता था कि ये काला रंग उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। जब भी वो दूसरे रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करता, वो उन कपड़ों में काफी अनकंफर्टेबल फील करता और काले रंग को फिर से पहन लेता था, जैसे काला रंग उसकी पहचान बन चुकी थी। तभी निधि ने अंजलि को देखा जो उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रही है? तुम उसे बहुत नोटिस कर रही हो। मैं बता दूं कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई। हेलो ब्यूटीफुल। ये सुन अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये सुन निधि ने अंजलि को मुक्का मारा। अंजलि ने चोट लगी हो ऐसी एक्टिंग की और दोनों ने मुड़कर निधि के बॉयफ्रेंड रोनी का मुस्कुराकर स्वागत किया। निधि ने रोनी को देखकर खुशी से उसे डायरेक्ट हग कर लिया। रोनी निधि का हालचाल पूछ रहा था। ये सब दूर खड़ा जोरो देख रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गले में फंसता हुआ महसूस हुआ। ऐसा एहसास जोरो के लिए पहली बार था। तभी रोनी की नजर जोरो पर पड़ी। अच्छा, ये है वो कोरियन बंदा जिसके बारे में तुम बात कर रही थी अंजलि? जोरो ने मन ही मन कहा, अगर इसने एक और बार कोरियन कहा तो इसका मुंह तोड़ दूंगा। जी नहीं, मैं कोरियन नहीं, आउच। तभी अंजलि ने जोरो के पैरों में लात मारी और उसे सभी से थोड़ा दूर ले गई। तुम्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जापानीज हो। मैंने सबसे कहा है कि तुम कोरियन हो। पर क्यों? जोरो ने कंफ्यूज होते हुए कहा। उसकी आवाज तेज हो गई थी। अंजलि ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज धीरे बोलो। और यहाँ कोरियन बहुत फेमस है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो लोगों को लगेगा कि मैं किसी कोरियन के साथ डेट पर आई हूँ। जोरो ने डेट का सुना तो वो बोला, डेट? पागल हो गई हो क्या? मैं कहाँ डेट पर आया हूँ? वो तो तुमने मुझे बुलाया था प्यार से, इसलिए मैं आया। अरे वो तो हमें पता है ना कि हम डेट पर नहीं आए हैं, पर ऐसा लोगों को लगेगा कि हम डेट पर आए हैं, तो लगने दो ना। प्लीज, मैं थोड़ी सी फेमस हो जाऊंगी। प्लीज प्लीज। अंजलि ने जोरो से रिक्वेस्ट की। जोरो से अंजलि का मुंह देख उससे ना नहीं कहा गया। उसने न चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाया। अंजलि बेहद खुश हो गई और उसने जोरो के हाथ को अपनी बाहों में लिया और फिर से रोनी के पास आई। रोनी, ही इज माई कोरियन फ्रेंड जोरो। और जोरो, ये है रोनी ठाकुर, निधि का बॉयफ्रेंड। निधि ने जब ये सुना तो उसने अंजलि के सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। अंजलि भी आंखों से उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। निधि चुप रही। रोनी ने सवालिया आंखों से जोरो को नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, इससे हिंदी समझ आती है क्या? अंजलि ने खुशी में हाँ में सर हिलाया। तभी रोनी ने अपना हाथ बढ़ाया जोरो को हैंडशेक करने के लिए। जोरो ने भी मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और हाथ वापस ले ही रहा था, पर रोनी उसके हाथ को छोड़ नहीं रहा था। वो उसका हाथ बेहद तेजी से दबा रहा था। रोनी शो ऑफ करना चाहता था, पर उसने गलत आदमी के सामने शो ऑफ करने की सोच ली थी। रोनी को लगा कि जोरो अब भी चिल्लाने लगेगा, पर असल में जोरो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोनी ने देखा कि जोरो अब भी मुस्कुरा रहा था। रोनी ने और ज्यादा ताकत से जोरो के हाथ को दबोचा, पर जोरो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर तभी जोरो को यह एहसास हुआ कि वो अपनी ताकत लोगों के सामने नहीं ला सकता। उसे अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है। तभी जोरो चीखने लगा। ये देख
रॉनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जोरो का हाथ छोड़ दिया। जोरो ने अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर उसे बेहद दर्द हो रहा है ऐसी एक्टिंग करने लगा। रॉनी ये देखकर खुश हो रहा था। उसके दोस्त उसे शाबाशी देने लगे। तुम ठीक हो जोरो? जोरो ने हाँ में सर हिलाया। अंजलि रॉनी को डांटने लगी। जोरो ने निधि को देखा, वो भी हंस रही थी। बाकियों की तरह जोरो ने मुस्कुराते हुए रॉनी के शोल्डर मसल को दबाते हुए, You are a very strong man. निधि ने सबको अंदर चलने के लिए कहा। सभी लोग जीरो ग्रेविटी क्लब में इंटर हुए। सभी डीजे के लाउड म्यूजिक पर डांस फ्लोर पर नाच रहे थे, तो कुछ लोग बार के काउंटर पर ड्रिंक कर रहे थे, और तो बार में कई जगह कपल्स रोमांस कर रहे थे। सभी बार काउंटर पर पहुंचे और बार टेंडर से अपनी अपनी ड्रिंक का ऑर्डर देने लगे। जोरो ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये निधि और अंजलि दोनों ने नोटिस किया। तुम क्या पीना चाहोगे, वोडका या विस्की या फिर कॉकटेल? मैं शराब नहीं पीता। निंजाओं का रूल था कि निंजा के लिए शराब पीना मना था, क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता था या उनसे मिशन में कोई चूक ना हो। इसलिए कोई भी निंजा शराब को हाथ नहीं लगा सकता था। निधि ने भी जोरो की तरफ देखा। तभी किसी ने निधि के ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया। अंजलि बोली, व्हाट, तुम सोजू नहीं पीते? सोजू? शराब को कोरियन में सोजू कहते हैं। वो छोड़ो, तुम सच में दारू नहीं पीते? कोरियन सोजू पीकर बहुत क्यूट दिखते हैं यार। जोरो ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया। वो सोचने लगा कि ये लड़की बिल्कुल पागल है। अंजलि जोरो को ड्रिंक के लिए फोर्स कर रही थी कि निधि ने उसे ऐसा करने से रोका। निधि के बीच में आने से अंजलि ने भी फोर्स करना बंद किया। रॉनी ने निधि को डांस करने के लिए पूछा। निधि ने अपनी ड्रिंक खत्म की और रॉनी के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। अंजलि ने भी जोरो को डांस करने के लिए पूछा, पर जोरो को डांस नहीं आता था। उसने मना कर दिया। तभी रॉनी के एक फ्रेंड आकाश ने अंजलि को डांस करने के लिए पूछा और वो आकाश के साथ चली गई। जोरो निधि को डांस करते हुए देख रहा था कि तभी उसकी नाक में एक जानी पहचानी स्मेल आई। समुराई? जोरो ने डांस फ्लोर पर निधि को देखा। वो बार काउंटर की तरफ मुड़ा ही था कि उसकी नाक में एक जानी पहचानी स्मेल ने दस्तक दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने खतरे को सूंघ लिया। वो खुद से बोल पड़ा, समुराई? जोरो इधर उधर देखने लगा। वो सोच रहा था कि समुराई ने इतनी जल्दी मुझे कैसे ढूंढा। क्या मैंने पीछे कोई सबूत छोड़ दिया था? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या उसने अपना मुंह खोल दिया होगा? उसने डांस फ्लोर पर अपने दोस्तों को देखा। अंजलि और आकाश डांस कर रहे थे। निधि और रॉनी वहां नहीं थे कि तभी उसने एक बंदे को देखा जो उसे ही देख रहा था, जिसने ब्लैक सूट पहने थे। जोरो की अब एक एक करते हुए सारे समुराई पर नजर गई जो उसे ही देख रहे थे। जोरो ने अपने दुश्मन को पहचान लिया था। उसके चेहरे पर एक कुटिल स्माइल आ गई और तुरंत ही वो गंभीर हो गया। उसने काउंटर पर टूथपिक के बॉक्स को देखा। जोरो ने उसमें से कुछ टूथपिक निकाले। तभी उसकी नजर बार टेंडर पर गई जो उसे घूर के देख रहा था। जोरो ने उसे देख स्माइल दी और फिर उसने अपने दुश्मनों पर नजर गड़ाई जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जोरो तुरंत ही वहां से होता हुआ सीधा पब के बाहर निकला और पार्किंग लॉट में पहुंच गया। समुराई भी उसी के पीछे होते हुए वहां आ गए। कुल 5 बंदे थे जो जोरो को घेर के खड़े हो गए। सबने अपनी तातो नाम का खंजर निकाल लिया, तो एक दो ने गन भी निकाल ली। जोरो पूरी पार्किंग लॉट को देख रहा था। उसे ये क्लियर हो गया कि वहां अब कोई नहीं है, तो उसने भी अपनी जेब में हाथ डाला और टूथपिक निकाली। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। ये जोरो फाइट में फोकस करने के लिए करता था। अब जोरो को उनकी बॉडी में प्रेशर पॉइंट और मेरिडियन पॉइंट साफ दिखाई दे रहे थे। मेरिडियन पॉइंट यानी शरीर के वे पॉइंट जिस पर वार करते ही सीधे डेथ हो सकती थी। यह चाइनीज मार्शल आर्ट था
जिसे टच ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तभी समुराई ने हमला किया। ज़ोरो फुर्ती से अपनी जगह से हटा और टूथपिक को उसके गाल में घुसा दिया। उसने एक झटके में उसे निकाला और उसकी आंखों में घुसा दिया। तभी दूसरे समुराई ने उस पर वार किया तो पहले समुराई को उसने ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और दूसरे समुराई ने अपना खंजर सीधा ह्यूमन शील्ड के सीने में उतार दिया। ज़ोरो ने उस ह्यूमन शील्ड से पहले जो खंजर लिया था, उसने उस खंजर से समुराई के गले पर एक लाइन खींच दी, जिससे धड़-धड़ करते हुए खून निकलने लगा। तभी तीसरे समुराई ने वार किया। ज़ोरो हटने ही जा रहा था कि दूसरे समुराई ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ोरो ने उसे देखा कि खंजर से जिसका गला काटा था, उसने अपने गले के खून को रोकने के बजाय ज़ोरो के हाथ को पकड़ रखा था और तीसरे समुराई ने खंजर सीधा बाजुओं में घुसा दिया। तीसरा समुराई एक और वार करने ही वाला था कि ज़ोरो ने तुरंत ही अपने हाथ को डिसलोकेट कर दिया, जिससे वो पूरे 180 डिग्री में घूमा और उस समुराई के मुंह पर लात मारी। वो समुराई दूर जाकर गिरा। ज़ोरो ने अपनी बांह से खंजर निकाला और अपने डिसलोकेट हाथ को झटका दिया, जिससे उसका हाथ पहले की तरह हो गया। उसने समुराई को देखा जो अब केवल 3 बचे थे। ज़ोरो ने अपनी उंगलियों में खंजर को घुमाया और निंजास की पोजीशन ले ली। समुराई हमेशा निंजास से आगे थे, या यूं कहें कि वो निंजास से बेहतर थे। ज़ोरो ये अच्छी तरह जानता था। वो अपने मन में इनसे कैसे लड़े ये योजना सोच रहा था। ये मेरे हर एक मूव्स को जानते हैं। इनके सामने हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना बेवकूफी होगी। शायद मुझे एक हथियार अपने साथ कैरी करना चाहिए, पर ये तो बात की बात है। अभी के लिए क्या करूं? मैं सबसे बेहतर किस में हूं? हाँ, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं तो शायद कुछ काम हो सकता है। ज़ोरो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सब वो समुराई के वार से बचते हुए सोच रहा था कि तभी उसने तेजी बढ़ाई और हर वार से आराम से बचने लगा। तीसरा समुराई उसके चेहरे पर लात मारने ही जा रहा था कि ज़ोरो ने उसके घुटने के निचले हिस्से में खंजर उतार दिया और पेन से जैसे लकीर खींचते हैं वैसे खंजर उसके पैर में सीधा खींच दिया। समुराई पीछे फर्श पर गिर पड़ा। वो दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि उसके कानों में एक आवाज आई। बहुत देर हो चुकी है दोस्त, अब आराम करो। तीसरे समुराई के छोटे दिमाग वाले हिस्से में कुछ घुसता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई और फिर वो आंखें सुन्न पड़ गई। ज़ोरो ने खंजर को उसके छोटे दिमाग में घुसा दिया था। अब केवल 2 बचे थे। समुराई ज़ोरो की रफ्तार देख शॉक थे। दोनों ने मिलकर ज़ोरो पर हमला बोल दिया। वो ज़ोरो पर हर समुराई कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। ज़ोरो भी अपनी निंजा टेक्निक से उसे रोक रहा था, पर तब भी उसे एक टोक पड़ रही थी। अचानक ज़ोरो को एक मौका मिला। उसने चौथे समुराई के गले के मेरिडियन पॉइंट पर मुक्का मार दिया। चौथा समुराई एकदम से पीछे हट गया। 5वां समुराई रुक गया। उसने चौथे समुराई को देखा। उस समुराई के गले की सारी नसें उसके गले पर दिखने लगी। धीरे धीरे नसें उसके चेहरे पर भी दिखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके पूरे चेहरे पर ग्रीन नसें उभर आई और उसकी आंखें, नाक और कानों से खून निकलने लगा। उसकी आंखें खून से लाल हो गई। वो वहीं गिर पड़ा। 5वां समुराई ये देख डर गया। वो ज़ोरो पर हमला करने की बजाय वहां से भागने लगा, पर ज़ोरो की रफ्तार के आगे उसकी रफ्तार धीमी थी। ज़ोरो ने उसी समुराई का खंजर उसके सीने में उतारकर उसे मौत की नींद सुला दिया। ज़ोरो 5वें समुराई की जान लेने के बाद वहीं बैठ गया। वो हाँफ रहा था। वो एकदम से थक चुका था। उसने आसपास देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो उठा और वहां से जाने लगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। वो जाने लगा तो फिर से एक आवाज उसके कानों से टकराई। वो आवाज जानी पहचानी थी। उसने फिर से इधर उधर देखा कि तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ी। वहां कोई फर्श पर गिरा हुआ था। ज़ोरो को आवाज से कोई लड़की लगी। वो उसके पास गया तो देखा जमीन पर निधि आधी बेहोशी की हालत में गिरी हुई थी। ज़ोरो ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और अंजलि को कॉल लगाया, पर अंजलि का फोन स्विच ऑफ आ रहा था।
जोरो वहीं 2-3 मिनट रुका। वो समुराई के बारे में प्रोफेसर चौधरी से अभी मिलकर बात करना चाहता था, पर वो निधि को भी ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसके शरीर से वाइन की बदबू आ रही थी, जैसे वो उस वाइन में नहाई हो। उसे लगा कि जब निधि को ये लोग नहीं देखेंगे तो उसे ढूंढने आएंगे तो ये मिल जाएगी। यही सोचकर जोरो वहां से जाने लगा, पर उसके कदम जैसे बगावत कर रहे थे। वो इस लड़की को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने ना में सर हिलाया और निधि के पास वापस आया। वो झुका, वो निधि के चेहरे को निहारने लगा। वो एकदम से छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी। जोरो का दिल तेजी से धड़कने लगा। जोरो को अपनी धड़कनें साफ महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं इसे देखता हूं तो मेरा दिल क्यों अपना आपा खो देता है। जोरो के लिए यह एहसास नया था। उसे पता नहीं था कि वो उस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा था, जो प्यार की पहली सीढ़ी थी। पर उसे प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था, या पता था पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। जोरो ने निधि के चेहरे की मासूमियत को देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। पर तभी उसे रोनी याद आ गया, वो बेवकूफ आदमी जो अभी शो ऑफ करने के लिए जोरो से भिड़ना चाहता था, जो जोरो के सामने केवल एक चींटी है। वो निधि का बॉयफ्रेंड है। ये सोचते ही जोरो ने अपने माथे को झटका और अपनी सारी फीलिंग को बाय बाय कर दिया और निधि को उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। जोरो जहां हिंदुस्तान में सारे समुराई को मौत के घाट उतार रहा था, वहीं जापान में